नमस्कार। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच पे। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये एक करंट अफेयर्स का वीडियो है जो कि जनवरी और फरवरी 2024 का, ये जो जनवरी और फरवरी मंथ है, ये दोनों ही मंथ का करंट अफेयर्स सिर्फ एक वीडियो में आपका कवर हो जाएगा। तो आपके आने वाले अभी जो भी एग्जाम्स हैं उसमें आपको हूबहू इस वीडियो से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को काफ़ी सीरियसली देखिए और अगले 40 से 50 मिनट आप लोग इस वीडियो को दीजिए। ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होने वाला है। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। तो आइए बात करते हैं अपने पहले प्रश्न के बारे में। द कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी ऑफ द राम मंदिर इन अयोध्या टुक प्लेस ऑन विच डेट। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को हुई? आपके ऑप्शंस हैं 18 जनवरी 2024, 20 जनवरी 2024, 22 जनवरी 2024 या तो फिर 24 जनवरी 2024। तो ये चारों आपके ऑप्शंस हैं। टोटल जो मैंने प्रश्न लिए हैं इस वीडियो में वो है 122। तो आप लोग सारे के सारे प्रश्नों को जरूर अटेम्प्ट कीजिए और हर प्रश्न के बाद वीडियो को पॉज करके आप लोग उसका आंसर कमेंट जरूर कीजिए कमेंट बॉक्स में, जिससे आपको पता चलेगा कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। और लास्ट में कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों ने एक्चुअली कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न के सही उत्तर की ओर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 22 जनवरी 2024। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी 22 जनवरी 2024 को। दूसरा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अरुण योगीराज नाम का एक व्यक्ति चर्चा में था, यह कौन है? तो यह राम मंदिर का जो चीफ प्रीस्ट है वो है, या तो फिर ये चेस कंपटीशन में गोल्ड मेडलिस्ट है, या तो फिर ये मूर्तिकार हैं, रामलला का जो मूर्ति बना है राम मंदिर में तो उसके मूर्तिकार हैं, या तो फिर ये यंगेस्ट बिलियनियर हैं इंडिया के। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ये रामलला के मूर्ति के ये मूर्तिकार हैं अरुण योगीराज, जो कि अयोध्या के राम मंदिर में जो रामलला का मूर्ति विराजमान हुआ है उसके ये मूर्तिकार हैं अरुण योगीराज। तीसरा प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम कर दिया गया? वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ या तो फिर अयोध्या हवाई अड्डे का नाम किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदल कर दिया गया है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम। चौथा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से देश ब्रिक्स ग्रुप का हिस्सा बना है या तो फिर बने हैं? मतलब एक से ज़्यादा भी ऑप्शन सही हो सकते हैं, इसीलिए इस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। ऑप्शन में क्या क्या देखते हैं। इजिप्ट है, इथियोपिया, ईरान या तो फिर ऑल ऑफ द एबव। कौन कौन से देश हैं जो ब्रिक्स ग्रुप का हिस्सा बने हैं? ब्रिक्स का फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे। ब्रिक्स मतलब ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इसके ग्रुप का हिस्सा कौन कौन से देश अभी हाल फिलहाल में बने हैं? 5 तो पहले थे, तो अभी हाल फिलहाल में जो बने हैं वो है, एक तो इजिप्ट भी है, इथियोपिया भी है, ईरान भी है। इसके अलावा भी और 2 देश हैं, वो हम लोग आगे देख लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। तो अभी मैंने बताया इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और इसके अलावा सऊदी अरबिया और यूएई भी इसके हिस्सा बने, मतलब 5 नए देश ब्रिक्स ग्रुप का हिस्सा अभी बने हैं। हालांकि अर्जेंटीना भी बनने वाला था, लेकिन हाल फिलहाल में इसके एक नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, जेवियर मैली। इन्होंने मना कर दिया, जैसे ये प्रेसिडेंट बने अभी 1-2 महीने पहले ही बने हैं, तो इन्होंने मना कर दिया कि अर्जेंटीना ब्रिक्स का हिस्सा नहीं बनेगा। आइए देखते हैं 5वां प्रश्न। होन्शु द्वीप हाल ही में चर्चा में था, यह किस देश के क्षेत्र का एक हिस्सा है? कनाडा, चाइना, साउथ कोरिया या तो फिर जापान? तो ये जापान देश का एक हिस्सा है। यहाँ मैंने देखिए जापान का पिक्चर लगाया है, ये है जापान पूरा देश। इसका एक द्वीप है होकाइडो, उसके बाद ये द्वीप है होन्शु। होन्शु द्वीप की यहाँ बात हो रही है, होन्शु। तो जापान के 4 प्रसिद्ध जो द्वीप हैं, एक तो होकाइडो है, एक होन्शु है, एक शिकोकू है और एक क्यूशु है। तो इसको सीरीज में याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में सीरीज अरेंज करने के लिए भी आ जाता है। छठा प्रश्न। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया? अफगानिस्तान, मालदीव्स, यूएई या तो फिर सऊदी अरबिया? तो हाल ही में यूएई में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। 7वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस देश में
भारत सरकार द्वारा भारत पार्क खोला जाएगा? यूएसए, जापान, रसिया या तो फिर यूएई। तो मेरे पास समय कम होता है, बट आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट किया कीजिए। तो हाल ही में भारत पार्क खोला जाएगा यूएई में, खोला जाएगा यूएई में, जो कि इस साल के अंत तक तैयार हो जाएगा। वहां पे सारे भारत पार्क अक्टूबर 2024 के आसपास ये तैयार होगा। तो इसमें होगा क्या? तो इसमें क्या बनेंगे? शोरूम्स बनेंगे और वेयर हाउसेस मतलब गोदाम बनेंगे। क्यों? वहां पे इंडियन गुड्स को प्रमोट करना है, मतलब भारत के जो बने हुए सामान हैं। इससे क्या है, यूएई में मतलब दुबई वगैरह में बहुत सारे लोग दुनिया भर के आते जाते रहते हैं, तो उन्हें इंडियन गुड्स को प्रमोट करना है, इसीलिए वहां पे ये बनाए जाएंगे शोरूम्स और वेयर हाउसेस मतलब गोदाम वहां पे बनाए जाएंगे, इसीलिए वहां पे खोला जा रहा है भारत पार्क। अगला प्रश्न देखते हैं 8वां। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉटन कैंडी की बिक्री पर रोक लगा दी है? कॉटन कैंडी ये होता है, देख सकते हैं आप लोग पिक्चर में। तो गुजरात, महाराष्ट्र, केरला या तो फिर तमिलनाडु, कहाँ पे बैन किया गया है? तो 8वां का जो करेक्ट आंसर है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में बैन कर दिया गया है इस कॉटन कैंडी को, जिसको कई बार लोग मजाक से बुढ़ी के बाल भी कहते हैं, आप लोग जानते होंगे इसे। तो तमिलनाडु और पुडुचेरी ये दोनों ही जगह इसको बैन किया गया है, क्योंकि इसमें कैंसर काउजिंग एजेंट पाए गए हैं, जो कि है रोडामाइन बी, इसीलिए इसको बैन कर दिया गया है। 9वां प्रश्न देखते हैं। आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप का विजेता कौन सा देश रहा? अंडर 19 का जो पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था उसका विजेता कौन रहा? इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया या वेस्ट इंडीज? तो इसके विजेता रहे थे ऑस्ट्रेलियन टीम। 9वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये 15वां एडिशन था और ये कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका में। ऑस्ट्रेलिया इंडिया को हराकर फाइनल जीत लिया और ऑस्ट्रेलिया का ये चौथा टाइटल था। जो प्लेयर ऑफ द सीरीज थे वो थे वेना मफाका और ये हैं साउथ अफ्रीका के बॉलर हैं ये। 10वां प्रश्न देखते हैं। झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? चंपाई सोरेन, हेमंत सोरेन, सीपी राधाकृष्णन या कविता सोरेन? तो नए मुख्यमंत्री बने हैं चंपाई सोरेन। ये इसलिए बने क्योंकि इसके पहले जो थे हेमंत सोरेन, उनको रिजाइन करना पड़ा क्योंकि उनको ईडी ने अरेस्ट कर लिया है मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब काले धन को सफेद करने के आरोप में। 11वां प्रश्न। वर्ष 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? 2, 3, 4 या 5 लोगों को? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। वर्ष 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। भारत रत्न जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। तो ये 5 लोग कौन कौन हैं? एक तो है कर्पूरी ठाकुर जी, एक है MS स्वामीनाथन, तीसरे हैं PV नरसिम्हा राव जी, चौथे हैं लालकृष्ण आडवाणी और 5वें हैं चौधरी चरण सिंह जी। कर्पूरी ठाकुर, इनको प्यार से कहा जाता था जननायक और ये 11वें चीफ मिनिस्टर थे बिहार के। MS स्वामीनाथन, जिनको भारत के हरित क्रांति का जनक माना जाता है, और PV नरसिम्हा राव जी, जो कि ये भी पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं भारत के। LPG रिफॉर्म इन्हीं के समय में आया था। LPG मतलब जानते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। हिंदी में बोले तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो ये जो रिफॉर्म है इन्हीं के समय में आया था। और चौथे तो लालकृष्ण आडवाणी जी थे और 5वें चौधरी चरण सिंह जी थे। तो इन्हीं 5 को मिला है वर्ष 2024 में भारत रत्न का अवार्ड। 12वां प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2024 के लिए कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई? एक तो हो गया भारत रत्न। पद्म पुरस्कार होते हैं 3, एक होते हैं पद्म विभूषण, एक होते हैं पद्म भूषण और तीसरे होते हैं पद्म श्री। तो पद्म पुरस्कार कितने लोगों को मिला है? तो ये मिला है 132 लोगों को। इसमें से पद्म विभूषण 5 लोगों को मिला है, पद्म भूषण 17 लोगों को मिला है और पद्मश्री 110 लोगों को मिला है। और इसके अलावा आप जानते हैं भारत रत्न 5 लोगों को मिला है। तो आइए देखते हैं 13वां प्रश्न। हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी 2 प्रश्न पहले हम लोग देखे थे MS स्वामीनाथन जी, जिनको मिला इस साल का भारत रत्न पुरस्कार क्योंकि उनको भारत के हरित क्रांति का जनक माना जाता है। मतलब कृषि के क्षेत्र में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। तो ऑब्वियसली ये अवार्ड भी कहीं ना कहीं कृषि से ही रिलेटेड है। तो ये किसको मिला है? उन्हीं के नाम से ये अवार्ड है। तो 2024 का जो अवार्ड है ये मिला है प्रोफेसर BR कंबोज को मिला है। कृषि के क्षेत्र में अच्छा काम करने की वजह से उनको मिला है MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024। 14वां प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2023 के लिए ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया है? मतलब T20 में ये बहुत ही अच्छे खिलाड़ी साबित हुए हैं वर्ष 2023 में। तो ये अवार्ड मिला है सूर्य कुमार यादव को। 14वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
अब है आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो वनडे में मिला है विराट कोहली को, तो 15वां का ऑप्शन ए करेक्ट है। 16वां प्रश्न देखते हैं, जनवरी 2024 के लिए किसे आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार मिला है। मतलब हर मंथ ये अवार्ड मिलता है कि इस मंथ ये सबसे बेहतर खिलाड़ी थे, इस मंथ ये सबसे बेहतर खिलाड़ी थे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है जनवरी 2024 के लिए ये अवार्ड किसको मिला है, समर जोसेफ, एमी हंटर, पैट कमिंस और ट्रेविस हेड। तो ये मिला है समर जोसेफ को, जो कि है वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी। तो इनको मेंस में मिला है, मतलब पुरुषों में। अगर वीमेन की बात करें तो वीमेन में मिला है एमी हंटर को, जो कि है आयरलैंड की खिलाड़ी। आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो है दुबई में, मतलब यूएई में है। आईसीसी के जो चेयरमैन है वो है ग्रेग बार्कले। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, पॉली उमरिगर पुरस्कार 2023 किसे मिला है। ऑप्शंस हैं मोहम्मद शामी, शुभमन गिल, रोहित शर्मा या तो फिर जसप्रीत बुमराह। तो ये मिला है शुभमन गिल को, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में और देख लेते हैं, शुभमन गिल और दीप्ति शर्मा दोनों को ही मिला है पॉली उमरिगर अवार्ड 2023। तो दीप्ति शर्मा महिला क्रिकेटर हैं। दिया जाता है ये बीसीसीआई के द्वारा। बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 18वां, हाल ही में हट्टी समुदाय को किस राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा दिया गया है। उत्तराखंड सरकार के द्वारा, हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश या तो फिर जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा। तो ये दिया गया है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। 18वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 19वां देखते हैं, हाल ही में जारी की गई हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है, 80, 84, 85 या तो फिर 88। तो जो लेटेस्ट रैंकिंग है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का, उसमें भारत का जो स्थान है वो है 85। तो 19वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में और कुछ जान लीजिए, जैसे कि जो टॉप पे हैं, मतलब नंबर 1 रैंक पे जो है उसमें 6 देश हैं। कौन कौन से हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान और सिंगापुर। ये 6 देश का जो पासपोर्ट है वो लगभग एक जैसा है, मतलब इसलिए कि ये 194 देशों में बिना वीज़ा के, मतलब ये लोग जिनके पास भी ये 6 देश का पासपोर्ट है वो बिना वीज़ा के 194 जगहों पे जा सकते हैं। टोटल 227 जगहों में, जो 227 डेस्टिनेशंस पे इन्होंने सर्वे किया, उसमें से 194 जगह पे ये लोग जा सकते हैं विदाउट वीज़ा। इंडिया का जो स्थान है वो 5 प्लेस और गिर गया, मतलब जनवरी 2024 में इंडिया जो है वो 80वें रैंक पे था, लेकिन फरवरी में आ गया 85वें रैंक पे। इंडियन पासपोर्ट होल्डर जो भी हैं वो 62 जगहों पे जा सकते हैं विदाउट वीज़ा। तो ये जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है ये हर मंथ अपडेट होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनवरी में इंडिया का रैंक था 80 और फरवरी में हो गया 85। आइए देखते हैं 20वां प्रश्न, हाल ही में जारी की गई डेमोक्रेसी सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, 40, 41, 42 या 44। तो डेमोक्रेसी में इंडिया का रैंक है 41। 20वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, इसको जारी कौन करता है, तो जारी करती है इसको इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इंडिया जो है उसको एक फ्लॉड डेमोक्रेसी में लोग रखते हैं, मतलब संपूर्ण डेमोक्रेसी इंडिया नहीं है। 4 कैटेगरी होती है, एक होती है फुल डेमोक्रेसी। वो कौन कौन से हैं, वो जो टॉप के देश हैं। तो टॉप 5 में कौन कौन से हैं, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, स्वीडन और फिनलैंड। इनको टॉप 5 के देशों में रखा गया है। कहा जाता है कि ये इन 5 में फुल डेमोक्रेसी है। और इंडिया, और अगर साउथ एशियन देशों की बात करें तो श्रीलंका भी है जिसको फ्लॉड डेमोक्रेसी कहा जाता है, और भूटान इसको हाइब्रिड, नेपाल को भी हाइब्रिड, बांग्लादेश को भी हाइब्रिड कहा जाता है, मतलब मिला जुला। और सबसे जो लोवेस्ट होता है वो होता है अथॉरिटेरियन, मतलब तानाशाही। तो पाकिस्तान का 118वां रैंक है, और पहले पाकिस्तान हाइब्रिड था लेकिन अब पाकिस्तान को अथॉरिटेरियन कहा गया, मतलब तानाशाही। और जो सबसे नीचे है डेमोक्रेसी में वो है अफगानिस्तान, जो कि पूर्ण अथॉरिटेरियन है और इसका रैंकिंग है 167। आइए देखते हैं 21वां प्रश्न, हाल ही में जारी की गई भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, मतलब भ्रष्टाचार के मामले में इंडिया किस स्थान पे है, 91, 92, 93 या तो फिर 94। तो इसमें इंडिया का रैंक है 93। अब इसको जारी कौन करता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था जो इसको जारी करता है। इंडिया का स्कोर है 39, रैंक तो है 93, लेकिन इसमें स्कोर दिया जाता है हर देश को। तो इंडिया का स्कोर है
39। अब इसमें क्या है, 0 से 100 स्कोर मिलता है, तो अगर आपका स्कोर 0 है तो आप हाईली करप्ट है, अगर आपका स्केल मतलब स्कोर 100 है मतलब आप सबसे ज़्यादा क्लीन है। तो 100 तो खैर किसी का नहीं है। जो टॉप के देश है उसके बारे में जान लीजिए, डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड, ये पहले, दूसरे और तीसरे पोजीशन पे हैं क्रमशः। हम अब इधर साउथ एशिया के देशों की बात कर लेते हैं। तो खैर एक तो चाइना है 76वें, चाइना तो नहीं आता साउथ एशिया में। उसके अलावा नेपाल का 108वां, श्रीलंका 115, पाकिस्तान 133, बांग्लादेश 149। तो इंडिया से और खराबी इन देशों की स्थिति है। लेकिन जो सबसे बॉटम पे है वो है सोमालिया। यहाँ पे जो इसका रैंक है वो है 180। तो मतलब अगर करप्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा करप्शन है सोमालिया में, जो कि 180वें रैंक पे है। 22वां प्रश्न देखते हैं, ग्लोबल फायर पावर सूचकांक में भारत का रैंक क्या है, दूसरा, तीसरा, चौथा या तो फिर पांचवा। तो इंडिया का रैंक है चौथा फायर पावर में। इसके बारे में देख लीजिए कि ये जो है इसमें यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो सबसे टॉप पे है, दूसरे पे रसिया, तीसरे पे चाइना, चौथे पे हम लोग देख चुके हैं इंडिया। साउथ कोरिया का है 5वां नंबर, पाकिस्तान का है 9वां नंबर, भूटान जो है लीस्ट पावरफुल, मतलब सबसे कम अगर बात करें तो भूटान ही पावरफुल, मतलब सबसे कम पावरफुल है भूटान। 23वां प्रश्न, लोक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण विधेयक, मतलब कि द पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस बिल जो है 2024 में ये पास हुआ है। तो इसमें कहा जा रहा है कि कितने कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। मतलब जो एग्जाम्स में बड़े बड़े जो सरकारी एग्जाम्स आते हैं उसमें नकल किया जाता है या तो फिर पेपर लीक हो जाता है, तो उसको रोकने के लिए बिल लाया गया है। तो इसमें कितने कारावास और जुर्माने का प्रावधान है, तो इसमें एक्चुअली 10 साल के कारावास, मतलब मैक्सिमम 10 साल का कारावास और 1 करोड़ रुपए फाइन का इसमें प्रावधान है। तो 23वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 24वां देखते हैं, गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य साइबर क्राइम के मामले में टॉप पर है, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना या तो फिर उत्तर प्रदेश। तो साइबर क्राइम के जो मामले हैं उसमें जो सबसे ज्यादा टॉप पे राज्य है वो है तेलंगाना। इसके बाद अगर देखते हैं तो दूसरे नंबर पे है कर्नाटका और तीसरे नंबर पे है महाराष्ट्र। आइए देखते हैं 25वां प्रश्न, हाल ही में सोनिया गांधी पहली बार किस राज्य से राज्यसभा की सांसद चुनी गई। तो अभी तक ये लोकसभा से चुनी जाती थी, इस बार ये राज्यसभा से पहुंची है संसद। तो ये किस राज्य से चुनी गई है, तो ये चुनी गई है राजस्थान से। तो 25वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 26वां, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन बन गई है, चाइना, जापान, जर्मनी या तो फिर इंडिया। तो ये क्या है, इंडिया तो है 5वें नंबर पे, लेकिन जो तीसरे नंबर पर आ गई है वो है जर्मनी। किसको हटाकर, जापान को हटाकर। इसके बारे में और जान लेते हैं। तो जर्मनी का अब हो गया है जीडीपी 4.5 ट्रिलियन डॉलर और ये ओवरटेक कर गई है जापान को, जिसका कम है वो है 4.2 ट्रिलियन डॉलर। तो अब देखिए जो जापान पीछे हो गया जर्मनी से, तो इसकी वजह है इसका जो करेंसी है येन वो काफ़ी कमज़ोर हो गया है डॉलर के मुकाबले। साथ ही साथ यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी एजिंग हो गई है, मतलब कि बूढ़े लोगों की जनसंख्या ज़्यादा हो गई है। वो जो प्रोडक्टिव एज में होते हैं बच्चे, मतलब 40-50 साल तक, उनकी जनसंख्या कम हो गई है और बूढ़ों की जनसंख्या ज़्यादा हो गई है। साथ ही साथ यहाँ की पॉपुलेशन श्रिंक कर रही है, मतलब घट रही है, लोग बच्चे कम कर रहे हैं, यहाँ की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से घट रही है। तो ये सारी वजहें हैं जापान के पीछे होने का। पहले पे है यूएसए, दूसरे पे है चाइना, तो उसके बाद जब ये मैंने बता ही दिया कि इंडिया है 5वें नंबर पे, तीसरे पे आ गया जर्मनी, जापान को हटाकर जापान हो गया है चौथे पे। 27वां प्रश्न, वैश्विक स्तर पर इस्पात उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, स्टील प्रोडक्शन में इंडिया का स्थान कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा या तो फिर चौथा। तो स्टील प्रोडक्शन में इंडिया का जो स्थान है वो है दूसरा। तो 27 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चाइना जो है वो है पहले नंबर पे। 28वां देखते हैं, निम्न में से कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, मतलब लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर कंट्री कौन है, इंडिया, यूएसए, पाकिस्तान या तो फिर चाइना। तो सबसे बड़ा उत्पादक है इंडिया। तो 28वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यूएसए दूसरे पे, पाकिस्तान तीसरे पे और चाइना चौथे नंबर पे है। 29वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में आरबीआई द्वारा किस पेमेंट बैंक के ऊपर रोक लगा दिया गया है। तो आरबीआई ने अभी हाल ही में
पेटीएम पेमेंट बैंक पर रोक लगा दिया है। और अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर आ रहा है कि इसके जो सीईओ हैं उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उनका नाम है विजय शेखर शर्मा। तीसरा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड या तो फिर राजस्थान। तो ये राज्य था गुजरात, जहां ये कारनामा किया गया, जहां पे 108 स्थानों पर एक साथ 2500 से ज्यादा लोगों ने एक साथ सूर्य नमस्कार किया। 31वां प्रश्न, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस में है संपूर्ण सिंह कालरा, जगत गुरु राम भद्राचार्य या तो फिर बोथ ए एंड बी या सदगुरु। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। संपूर्ण सिंह कालरा, जिनको गुलजार भी कहा जाता है, ये बहुत बड़े राइटर हैं, और फिर जगत गुरु राम भद्राचार्य, इन दोनों को ही मिला है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ये क्यों दिया जाता है? ये दिया जाता है लिटरेचर के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा अगर आपका कंट्रीब्यूशन है तो ये अवार्ड का गठन हुआ था 1961 में, और ये सिर्फ इंडियन राइटर्स को ही दिया जाता है जो कि इंडियन भाषाओं में लिखते हों। खास करके एक तो इंग्लिश हो गया और दूसरा जो कि 8th शेड्यूल में है, इसमें 22 भाषाएं हैं। तो ये 22 भाषाएं और इंग्लिश में अगर आप लिखते हो तो ही आपको ये अवार्ड दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। और इसमें क्या है, मरणोपरांत ये अवार्ड नहीं दिया जाता है। इसके जो पहले विनर थे वो थे जी शंकर कुरुप। 32वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने कितने वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों के कोचिंग केंद्र में प्रवेश पर रोक लगा दी है? तो ये है 16 साल से कम एज के बच्चे अब कोचिंग नहीं जा सकते हैं। 33वां, विंग्स इंडिया 2024 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किस हवाई अड्डे ने जीता है? तो ये एक्चुअली 2 हवाई अड्डों ने जीता है। एक तो है बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एक है दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। 34वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया? तो ये किया गया है संभल जिले में। संभल जिले में किया गया है श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास। और ये जो लॉर्ड कल्की हैं, इनको लॉर्ड विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है। 35वां प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य कौन बना है? पपुआ न्यू गिनी, मालदीव्स, माल्टा या फ्रेंच गुयाना? तो ये बना है माल्टा देश बना है आईएसए का 119वां सदस्य। अब आईएसए में कितने 120 सिग्नेटरीज हैं, ज़्यादातर जो है वो सनशाइन कंट्रीज हैं, मतलब जहाँ पे सूर्य की किरणें पहुँचती हो। और ज़्यादातर उसमें से भी जो है वो एक तो भूमध्य रेखा, ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो इन्हीं के बीच में जो देश हैं वही लोग इसके ज़्यादातर इसके मेंबर्स हैं। तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है आईएसए का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, कि एक तो यह है कि सोलर एनर्जी जो है, सौर ऊर्जा, उसका अच्छे से यूज़ करना, और प्लस फॉसिल फ्यूल्स जो हैं उन पे जो हमारी निर्भरता है उसको कम करना। आईएसए का जो हेडक्वार्टर है वो है हरियाणा में गुरुग्राम में। आइए देखते हैं 36वां प्रश्न, 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? एनिमल, जवान, 12th फेल या तो फिर पठान? तो ये मिला है 12th फेल मूवी को मिला है 69वें फिल्म फेयर अवार्ड का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड, इसे ही मिला है। इसके अलावा अगर और देख ले, बेस्ट डायरेक्टर तो ये मिला है विधु विनोद चोपड़ा जी को 12th फेल मूवी डायरेक्ट करने के लिए। बेस्ट एक्टर की बात करें तो रणबीर कपूर, बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो आलिया भट्ट, बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स जोरम मूवी, बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स तो ये मिला है विक्रांत मैसी को। आइए देखते हैं 37वां, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो वो था फिल्म फेयर अवार्ड, ये है दादा साहब फाल्के अवार्ड, तो ये मिला है शाहरुख खान को। आइए इसके बारे में और देख लेते हैं कि शाहरुख खान को तो मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो रानी मुखर्जी, बेस्ट फिल्म इसमें जवान है, लेकिन बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स की बात करें तो यहाँ भी 12th फेल मूवी ही है। तो बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं। आइए देखते हैं 38वां, जातीय जनगणना करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? तो पहला तो था बिहार, अब पूछ रहा है दूसरा कौन बना है, तो दूसरा बना है आंध्र प्रदेश। 39वां देखते हैं,
हाल ही में भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस, इसका अनावरण किस राज्य में किया गया? तो इसका अनावरण किया गया आंध्र प्रदेश में। तो 39 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 40वां, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण किस नदी पर किया गया है? इंडस, गोदावरी, सतलज या चेनाब? तो ये किया गया है चेनाब रिवर पे। यहाँ पे देख सकते हैं कंपैरिजन के लिए यहाँ पे आईफिल टावर बना हुआ है। आईफिल टावर का ऊंचाई है 324 मीटर, लेकिन ये जो है रेलवे पुल है इसका है 359, मतलब आईफिल टावर से भी ये 35 मीटर बड़ा है। आइए देखते हैं 41वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है? वो ऊंचा था, यहाँ पे ये समुद्री पुल की बात किया जा रहा है जो कि सबसे लंबा है। कौन सा है? तो ये है अटल सेतु, सबसे लंबा है भारत का। 42वां प्रश्न। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस मंत्रालय की झांकी को पहले स्थान का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की जो झांकी था उसकी झांकी को सबसे पहला पुरस्कार मिला है, और उसका जो थीम था उस झांकी का वो था इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी। 43वां प्रश्न देखते हैं। इसरो के द्वारा 2024 में लॉन्च किया गया पहला मिशन कौन सा है? तो पहला मिशन जो था वो था एक्सपोसैट, जिसका फुल फॉर्म है एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट। बाकी जो ये तीनों ऑप्शंस हैं ये 2024 के आने वाले प्रोजेक्ट हैं इसरो के। 44वां प्रश्न। प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जो थे वो साउथ अफ्रीका में रह रहे थे, तो वो वहाँ से लौट कर इंडिया आ गए थे 9 जनवरी को। इसीलिए 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। और ये इसलिए भी मनाया जाता है कि जो हमारी ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी है उनका जो इंडिया के डेवलपमेंट के प्रति जो योगदान है उसको सेलिब्रेट करने के लिए। 45वां प्रश्न। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को, और इस साल का जो थीम था वो था वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। 46वां प्रश्न देखते हैं। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी या तो फिर 5 फरवरी? तो ये जो विश्व कैंसर दिवस है ये मनाया जाता है 4 फरवरी को, और ये मनाया जाता है अवेयरनेस फैलाने के लिए कैंसर को लेकर, मतलब जागरूकता फैलाने के लिए। और इस साल का जो थीम है वो है क्लोज द केयर गैप। तो ये 2022 से लेकर 2024 तक एक ही थीम है, क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व्स एक्सेस टू कैंसर केयर। 47वां। हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड या तो फिर हिमाचल प्रदेश? तो ये जो पहला राज्य ये बना है उत्तराखंड, जहाँ पे लागू किया गया है यूसीसी, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब समान नागरिक संहिता। दूसरा राज्य जहाँ पे प्रस्तावित है, मतलब आने वाला है, वो है असम। वहाँ पे ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाला है। 48वां। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है अरविंद पनगड़िया जी को, जो कि पहले वाइस चेयरमैन थे नीति आयोग के। 49वां प्रश्न देखते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में किस राज्य को सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है महाराष्ट्र राज्य को सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार दिया गया है। लेकिन अगर सिटीज़ की बात करें तो इंदौर और सूरत जो है ये मतलब इंडिविजुअल सिटी है जिसको क्लीनेस्ट सिटी का टाइटल मिला है, मतलब दोनों एक पर ही हैं, दोनों टॉप पर ही, इंदौर और सूरत। तीसरे नंबर पे है नवी मुंबई। तो ये सब सिटी में देखा जाए तो इंदौर सूरत पहले दूसरे पे है, उसके बाद नवी मुंबई है। लेकिन अगर स्टेट की बात किया जाए तो ये है महाराष्ट्र, यह है सबसे टॉप पे, सबसे क्लीन स्टेट। दूसरे नंबर पे एमपी और फिर तीसरे पे छत्तीसगढ़ है। लेकिन अगर बात किया जाए क्लीनेस्ट गंगा टाउन, मतलब गंगा के किनारे बसे हुए शहरों में सबसे स्वच्छ कौन है? तो वो है वाराणसी। 50वां। हाल ही में तेल रिसाव के कारण किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो वो देश है त्रिनिदाद एंड टोबैगो। 51वां प्रश्न देखेंगे, लेकिन उसके पहले त्रिनिदाद एंड टोबैगो के जो पीएम है वो है कीथ क्रिस्टोफर रॉली। 51वां प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं डेनिस
फ्रांसिस हैं। एंटोनियो गुटेरेस कौन है? ये है यूएन सेक्रेटरी जनरल है। रुचिरा कंबोज कौन है? ये इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशंस में। 52वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में शेरिंग तोबगे, ये इनको बनाया गया किस देश के प्रधानमंत्री ये नियुक्त हुए हैं? शेरिंग तोबगे, तो ये नियुक्त हुए हैं भूटान देश के नए प्रधानमंत्री। 53वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अलेक्जेंडर स्टब, ये किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं फिनलैंड देश के राष्ट्रपति बने हैं। 53 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 54, हाल ही में अहमद अवाद बिन मुबारक को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये इनको नियुक्त किया गया है यमन देश के, ये नए प्रधानमंत्री बन गए हैं अहमद अवाद बिन मुबारक। 55वां प्रश्न। हाल ही में गैब्रियल एटल, ये किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री, वो फ्रांस जहाँ के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों। 56वां प्रश्न। इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं प्राबोवो सुबियंतो, ये इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। 57वां प्रश्न। हाल ही में सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर, ये निम्न में से किस देश के सुल्तान बने हैं? तो ये बने हैं मलेशिया देश के सुल्तान बने हैं, सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर। 58वां प्रश्न। सशस्त्र सीमा बल मतलब एसएसबी, इनके नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? दलजीत सिंह चौधरी, रश्मि शुक्ला, अनीश दयाल सिंह या सुजॉय लाल थॉसन? तो ये नियुक्त किए गए हैं दलजीत सिंह चौधरी नियुक्त किए गए हैं एसएसबी के नए महानिदेशक। एसएसबी मतलब सशस्त्र सीमा बल। कुछ जानकारी हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि इंडिया नेपाल का जो बॉर्डर है और इंडिया भूटान का, उसको कौन गार्ड करते हैं? उसको गार्ड करते हैं सशस्त्र सीमा बल। अब देख लेते हैं इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उसको गार्ड करते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। आईटीबीपी जो है वो गार्ड करते हैं इंडिया और चाइना का बॉर्डर। और एक और आपने सुना होगा असम राइफल्स, ये गार्ड करते हैं इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर। आइए देखते हैं 59वां प्रश्न। सीआरपीएफ मतलब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, इसके नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके जो नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं वो है अनीश दयाल सिंह। अगला देखते हैं 60वां प्रश्न। सीआईएसएफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इसकी जो है पहली महिला महानिदेशक अभी नियुक्त हुई है, तो वो कौन है? तो पहली महिला जो महानिदेशक है सीआईएसएफ की वो है नीना सिंह, ये नियुक्त हुई हैं। तो 60वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि जो डायरेक्टर जनरल है एसएसबी के सशस्त्र सीमा बल, तो वो हैं दलजीत सिंह चौधरी, सीआरपीएफ के हैं अनीश दयाल सिंह, सीआईएसएफ के हैं नीना सिंह और आईटीबीपी के हैं राहुल रास गोत्रा। 61वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पावर ग्रिड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? मतलब सीएमडी पावर ग्रिड का, तो वो नियुक्त किए गए हैं रविंद्र कुमार त्यागी जी। तो इनको नियुक्त किया गया पावर ग्रिड का नया सीएमडी मतलब चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। तो ये जो पावर ग्रिड कंपनी है ये एक्चुअली महारत्ना कंपनी है। 62वां। हाल ही में किसने भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में कार्यभार संभाला है? तो मुख्य हाइड्रोग्राफर बन गए हैं लोचन सिंह पठानिया। तो 62वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 63वां देखते हैं। हाल ही में राधा रतूड़ी ये बनी है किस भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव ये बनी है? कौन सा वो भारतीय राज्य है? मतलब फर्स्ट वीमेन चीफ सेक्रेटरी। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड या झारखंड? तो ये बनी है उत्तराखंड की पहली वीमेन चीफ सेक्रेटरी ये बनी है। 64वां देखते हैं। हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया मतलब ICAI, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके अध्यक्ष बने हैं रंजीत कुमार अग्रवाल। तो 64वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 65वां देखते हैं। हाल ही में अंटार्कटिक के वैज्ञानिक जांच के लिए
किस देश द्वारा वहाँ किनलिंग स्टेशन खोला गया है, मतलब वहाँ पे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कौन सा देश वहाँ पे अपना एक स्टेशन खोला है, लॉन्च किया है, वो कौन है? नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना या वियतनाम? तो ये एक्चुअली चाइना है, और ये चाइना का वहाँ पे 5वां रिसर्च स्टेशन है। इसके पहले वो 4 रिसर्च स्टेशन ऑलरेडी वहाँ पे खोल चुका है। 66वां प्रश्न, चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो चौथा जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन है वो किया जा रहा है असम राज्य में। तो 66वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसका जो मैस्कट है ये 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का, वो है अष्टलक्ष्मी, जो कि एक बटरफ्लाई है। 67वां देखते हैं, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस योजना की घोषणा की गई है? तो ये जो योजना है वो है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। ये किया गया, इस योजना का जो घोषणा है वो किया गया है ताकि सौर ऊर्जा की मतलब बढ़ावा देने के लिए किया गया, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए। 68वां प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितनी यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी? तो इस योजना के तहत 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी सरकार के तरफ से। इसमें सरकार का जो बजट है वो है 75,000 करोड़, और ये एक एक्चुअली रूफ टॉप सोलर स्कीम है, मतलब घर के छत पे सोलर इंस्टॉल करने का ये स्कीम है, और ये बजट 2024-25 में ये अनाउंस किया गया। इसके तहत क्या होगा, 1 करोड़ घरों में इन लोगों का इरादा है मुफ्त बिजली देने का, और कितना यूनिट दिया जाएगा? 300 यूनिट दिया जाएगा। 69वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में मेढक की एक नई प्रजाति जिसका नाम है स्फेरोथेका वर्षाभू, इसकी खोज की गई है। तो आपको बताना है कि किस भारतीय राज्य में इस मेढक की नई प्रजाति की खोज की गई है? तो ये एक्चुअली खोज की गई है कर्नाटका में। तो 69 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 70वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मतलब ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का नया प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है जस्टिस नवाफ सलाम को। 70वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये एक्चुअली लेबनान के ये जज थे नवाफ सलाम, जो कि अब बन गए हैं ICJ के नए प्रेसिडेंट। ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसको वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है, और ये कहाँ लोकेटेड है, कहाँ है ये द हेग में है, मतलब नीदरलैंड्स में है ये। और ये एक्चुअली यूनाइटेड नेशंस के जो 6 मेन ऑर्गन हैं उसमें से एक है ICJ। बाकी 5 कौन कौन से हैं? UNGA मतलब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, UNSC यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, UN सेक्रेटेरिएट, और फिर इकोसॉक मतलब इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और 5वां जो है वो ट्रस्टीशिप काउंसिल, और एक तो जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 71, पहला डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय ये भारत के किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये एक्चुअली स्थापित किया जाएगा तेलंगाना में। तो यहाँ पे 71 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में और जान लीजिए कि तेलंगाना में कहाँ, तो ये सालार जंग म्यूजियम जो कि हैदराबाद में, वहाँ पे ये स्थापित किया जाएगा, और इसको मैनेज किया जाएगा ASI के द्वारा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। 72वां प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली स्नो लियोपार्ड रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय राज्य में स्नो लियोपार्ड की संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक है लद्दाख में। तो 72 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, मतलब पहला इस तरीके का जो पहला ऐसा सर्वे हुआ है जिसमें स्नो लियोपार्ड का संख्या पता करने के लिए किया गया हो, और ये किया गया 2019 से लेकर 2023 के बीच में, मतलब 4 साल तक ये सर्वे चला। तो इंडिया में टोटल 718 स्नो लियोपार्ड मतलब मिले हैं, और सबसे ज़्यादा कहाँ, तो लद्दाख में 477, जो कि हमारा क्वेश्चन में भी था, और दूसरे नंबर पे उत्तराखंड, तीसरे नंबर पे हिमाचल प्रदेश, जहाँ पे इस लियोपार्ड की संख्या अधिक है। तो स्नो लियोपार्ड को हमेशा अक्सर कहा जाता है घोस्ट्स ऑफ द माउंटेन्स। आइए देखते हैं 73वां प्रश्न, हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक बनाया है? वही स्नो लियोपार्ड को हिंदी में कहते हैं हिम तेंदुए। तो इसको राष्ट्रीय प्रतीक किस देश ने बनाया है? तो ये बनाया है किर्गिस्तान देश ने। 73वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 74वां प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अरबियन तेंदुआ दिवस पहली बार
कब मनाया गया? तो ये पहली बार मनाया गया 10 फरवरी को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। 75वां प्रश्न देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल मतलब मेन सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो मेन सिंगल का खिताब जीता है यानिक सिनर ने। तो 75वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखें विमेन सिंगल तो ये जीता गया है आर्यनका सबलेंका के द्वारा। अगर मेंस डबल्स की बात करें तो ये जीता गया है रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एडन के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाता? तो ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पे मेन सिंगल पूछा जा रहा तो यानिक सिनर ने जीता है। 76वां प्रश्न। हाल ही में स्वास्थ्य संवर्धन के लिए किस संस्थान को WHO का नेल्सन मंडेला पुरस्कार मिला है? तो ये एक्चुअली मिला है निमहैंस को, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, जो कि है बेंगलुरु में। तो इसको अवार्ड मिला है मतलब WHO का नेल्सन मंडेला पुरस्कार। 77वां प्रश्न। हाल ही में आदि केकिर अदरक है एक, इसको GI टैग मिला है, तो ये किस राज्य का है? तो ये एक्चुअली अरुणाचल प्रदेश का है। तो 77वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 78वां देखते हैं। हाल ही में कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया है, तो ये किस राज्य में है? तो ये एक्चुअली जो है ये है तमिलनाडु में। तो अभी हुआ क्या है, रिसेंटली वर्ल्ड वेटलैंड्स डे जब था 2024 का, तो उस समय क्या किया गया कि जो रामसर साइट है तो पहले 75 था, लेकिन 5 रामसर साइट और बढ़ाकर 80 कर दिया गया। तो कौन कौन सा बढ़ाया गया है? तो 3 बढ़ाया गया है कर्नाटका में। कौन कौन सा? अंका समुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व जो है ये एक हो गया, दूसरा जो है अग्नाशिनी एस्चुअरी, और तीसरा जो है मगधी केरे कंजर्वेशन रिजर्व। इन तीनों को कर्नाटका में जो है इसको बनाया गया रामसर साइट, और 2 जो है वह तमिलनाडु में। कौन कौन? कराईवेट्टी बर्ड सेंचुरी जो कि क्वेश्चन में है, और एक और है लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट। इन दोनों को बनाया गया है रामसर साइट। तो टोटल हो गए 5। तो पहले थे 75, 5 जोड़ दिए तो हो गए 80 रामसर साइट हो गए इंडिया में। सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए तो वह तमिलनाडु में 16 है, और दूसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश जहाँ पे 10 रामसर साइट्स हैं। 79। पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय किस राज्य में खोला जाएगा? मतलब फर्स्ट नेचुरोपैथी हॉस्पिटल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, तो ये खोला जा रहा है असम में। तो 79 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 80 देखते हैं। उंगलई थेडी उंगल ओरिल, ये जो योजना है ये किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है तमिलनाडु के द्वारा। अब इसका मतलब क्या होता है? उंगलई थेडी उंगल ओरिल, इसका मतलब होता है ब्रिंगिंग सर्विसेज टू योर डोर स्टेप, मतलब सरकारी सेवाओं को आपके दरवाजे तक लेकर आना। 81। घर घर राशन योजना, इसकी शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो ये भी कुछ वैसा ही योजना है, लेकिन ये शुरू किया गया है पंजाब के द्वारा। तो 81 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं 82वां। हाल ही में किस राज्य में बापू टावर का उद्घाटन किया गया? तो बापू टावर का उद्घाटन किया गया बिहार राज्य में। तो 82 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो बापू टावर है ये इंडिया का टॉलेस्ट टावर है जिसकी हाइट है 120 फीट। 83। हाल ही में किसने विश्व तीरंदाजी पुरस्कार जीता है? तो विश्व तीरंदाजी पुरस्कार जो है वो हाल ही में जीता गया है शीतल देवी के द्वारा। तो 83 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 84वां। किस महिला खिलाड़ी ने फीफा बेस्ट प्लेयर अवार्ड 2023 जीता है? तो वो जो महिला खिलाड़ी है वो है एटना बोनमाटी, इन्होंने जीता है फीफा बेस्ट प्लेयर अवार्ड 2023। 85वां। कानुमा त्योहार ये किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो कानुमा जो त्योहार है ये मनाया जाता है तेलंगाना में। तो 85 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 86 देखते हैं। अली ए लिगांग ये किस भारतीय राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो ये जो है ये एक्चुअली असम का प्रमुख त्योहार है अली ए लिगांग। 87वां। लेकिन उसके पहले ये देख लेते हैं जो अली ए लिगांग त्यौहार है ये एक्चुअली वहाँ के असम के इंडिजीनियस एक ट्राइब है मिसिंग ट्राइब, उनके द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार? अली ए लिगांग। आइए 87 देखते हैं। दो समोचे त्यौहार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? असम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख या तो फिर नागालैंड।
तो ये जो दो समोचे त्यौहार है ये मनाया जाता है लद्दाख में, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल है जो कि दो समोचे है, ये लद्दाख में मनाया जाता है। 88 देखते हैं, हाल ही में ऑरेंज उत्सव ये किस भारतीय राज्य में मनाया गया? तो ये जो ऑरेंज उत्सव है ये नागालैंड में, जो कि एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, वहाँ ये मनाया जाता है। 89 गोल मेला महोत्सव ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये जो गोल मेला महोत्सव है ये मनाया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में। 90 देखते हैं, हाल ही में काजी नेमू फल को किस राज्य ने अपना स्टेट फ्रूट घोषित किया? असम, मणिपुर, मिजोरम या त्रिपुरा? तो ये जो है असम ने काजी नेमू फल को अपना स्टेट फ्रूट घोषित किया है। 91 हाल ही में साल्टन सागर में लिथियम भंडार मिला है। तो ये जो सागर है ये किस देश में स्थित है? ये साल्टन सागर तो ये स्थित है यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। 92 देखते हैं, हाल ही में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत किस भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया? तमिल, संस्कृत, कन्नड़ा या फारसी? तो हाल में जो दिया गया वो है फारसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। हालांकि तमिल भी एक शास्त्रीय भाषा का के रूप में दर्जा प्राप्त है, संस्कृत को भी, कन्नड़ा को भी, इसके अलावा और भी है जैसे कि उड़िया है, तेलुगु है, इन भाषाओं को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। टोटल 9 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। 93 न्यूरालिंक कंपनी जो कि हाल ही में चर्चा में था, इसके मालिक कौन है? तो इसके मालिक हैं एलन मस्क। ये एक्चुअली एक नया रिसर्च कर रहे हैं ह्यूमन ब्रेन में चिप लगाने का। तो 93 का ऑप्शन सी करेक्ट है। 94 हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मां कामाख्या कॉरिडोर का शिलान्यास किया है? तो ये उन्होंने असम में मां कामाख्या कॉरिडोर का शिलान्यास किया है। तो 94 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 95 पे। हाल ही में किसे असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसका नाम है असम वैभव 2023-24 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है रंजन गोगोई जी को, जो कि पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। 96 देखते हैं, हाल ही में पहला कन्या सैनिक स्कूल भारत के किस राज्य में खोला गया है? तो ये खोला गया है उत्तर प्रदेश में। तो 96 का ऑप्शन सी करेक्ट है। 97 हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने समुद्री जीवन रक्षा प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया है? मतलब सी सर्वाइवल सेंटर, तो इसका उद्घाटन किया गया है गोवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो 97 का ऑप्शन डी करेक्ट है। 98 हाल ही में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी की मूर्ति का अनावरण किया गया। तो ये किस शहर में किया गया? तो ये किया गया देहरादून में। तो 98 का ऑप्शन डी बी करेक्ट है। 99 हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूपीआई लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल में जहां पे लॉन्च किया गया है वो है फ्रांस। तो 99 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, जैसे कि ये जो यूपीआई है इंडिया का, ये अब आप 7 देशों में यूज़ कर सकते हैं। हालांकि पहले तो लॉन्च किया गया श्रीलंका और मॉरिशस में, और बाद में फिर फ्रांस, यूएई, सिंगापुर, भूटान और नेपाल, तो इन सभी देशों में अब भारत के यूपीआई से अब पेमेंट कर सकते हैं। 100 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 हाल ही में ओलेग कोनोनेंका ने सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो ये किस देश से हैं? तो ये एक्चुअली रसिया से हैं, ओलेग कोनोनेंको। इन्होंने जिनका रिकॉर्ड तोड़ा है उसका नाम है गेन्नाडी पेडाल्का, वो भी रसिया से ही थे। वो रहे थे 878 दिन, और इनका ऑलरेडी ये रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, बट अभी भी ये स्पेस में ही है। 5 जून तक ये 1000 दिन कंप्लीट कर लेंगे, और सितंबर लास्ट तक ये 1110 दिन ये स्पेस में कंप्लीट कर लेंगे। 101 हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा मुक्त यात्रा नीति की घोषणा की है? तो वो देश है ईरान, जिसने हाल ही में ये घोषित किया है कि इंडिया का कोई भी सिटीजन बिना वीज़ा के उनके देश में एंट्री मार सकते हैं, और एक्चुअली 15 दिनों तक वहाँ पे रह सकते हैं। इसके अलावा ऐसे ही
मतलब वीज़ा वेवर कई देशों ने दिया है इंडिया को, जैसे कि केन्या, मलेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम। इन देशों ने अभी हाल ही में इंडिया को, मतलब इंडियन जो भी यहाँ के सिटीजन्स हैं, जो भी इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं, उनको वीज़ा फ्री ट्रेवल इन देशों ने भी अभी हाल ही में दिया है। 102वां प्रश्न देखते हैं। 2023-2024 का नागेश ट्रॉफी किसने जीता है? तो ये जो नागेश ट्रॉफी है ये एक्चुअली ब्लाइंड लोगों का क्रिकेट है। तो ये जीता है 2023-24 का जो जीता है वो जीता है कर्नाटका ने आंध्र प्रदेश को हराकर। तो 102 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 103, उत्तर पूर्व का कौन सा राज्य पुरानी पेंशन योजना लागू करने वाला पहला राज्य बना है? तो ये एक्चुअली राज्य है सिक्किम। तो 103 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 104 देखते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो वो है जम्मू एंड कश्मीर, जो कि अब केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये पहला केंद्र शासित प्रदेश है जो कि पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू कर रहा है। 105, हाल ही में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो ये जो वन है ये किस राज्य में है? तो ये एक्चुअली उड़ीसा में है गुप्तेश्वर वन। इसको अब जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, मतलब बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट। 106, हाल ही में प्रसिद्ध रेजुपेव तकनीक चर्चा में था। तो ये तकनीक का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो इस तकनीक का जो उपयोग है वो किया जाता है रोड कंस्ट्रक्शन में, रोड बनाने में यूज़ किया जाता है रेजुपेव तकनीक का। तो 106 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 107, अमेरिकी एजेंसी द मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? तो ऑब्वियसली दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है नरेंद्र मोदी जी। दूसरे पे हैं एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर, तीसरे पे हैं जेवियर माइली और चौथे पे हैं डोनाल्ड टस्क। 108वां प्रश्न देखते हैं। एआई चैटबॉट हनुमान ये किस कंपनी द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो ये विकसित किया जा रहा है रिलायंस कंपनी के द्वारा। तो 108 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 109वां देखते हैं। हाल ही में कैमेलियन ट्रोजन चर्चा में था। तो ये क्या है? तो ये जो कैमेलियन ट्रोजन है वो एक तरीके का मालवेयर है। तो 109वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं 110वां प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश की पहली सड़क सुरक्षा फोर्स, मतलब रोड सेफ्टी फोर्स की शुरुआत की है? तो ये जो पहला राज्य है वो है पंजाब। तो 110 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 111वां देखते हैं। कौन सी राज्य सरकार भारत की पहली पनडुब्बी पर्यटन शुरू करने जा रही है? इंडियाज फर्स्ट सबमरीन टूरिज्म। तो ये शुरू करने जा रही है गुजरात की सरकार। और इसके बारे में और जान लीजिए कि एक्चुअली मझगांव डॉक लिमिटेड से इन्होंने पार्टनरशिप किया है गुजरात की सरकार ने, और ये एक्चुअली द्वारका में ये करने जा रही है टूरिज्म का शुरुआत। वही द्वारका जिसको अगर मैथोलॉजिकल टेक्स्ट में देखें तो ये एक्चुअली एक सबमर्ज सिटी है, जो कि मतलब पानी के अब अंदर है। और ये एक्चुअली सिटी जो है वो लॉर्ड कृष्णा जी के द्वारा ये बनाई गई थी सिटी, ऐसा मानना है। आइए देखते हैं 112वां प्रश्न। हाल ही में दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी ये किस राज्य में शुरू की गई? तो ये की गई उड़ीसा राज्य में। 113वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पद्म विभूषण फली एस नरीमन का निधन हो गया। तो ये किस पेशे में थे, मतलब पेशे से ये क्या थे? तो ये थे सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही सीनियर लॉयर थे फली एस नरीमन। तो 113 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 114वां देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस शहर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया? तो इन्होंने जो पहला स्किल इंडिया मतलब सेंटर का उद्घाटन किया वो किया संबलपुर में, जो कि उड़ीसा में है। तो ये 114वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 115वां, जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल पहुंचाने वाला भारत का पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन बना है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। तो 115 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 116, राजकीय जनजातीय हिजला मेला महोत्सव ये किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है झारखंड राज्य में आयोजित किया जाता है। 116 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 117, हाल ही में आईआरसीटीसी के नए चेयरमैन और एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है 117वां का, यह है संजय कुमार
जैन जी को नियुक्त किया गया है IRCTC का नया चेयरमैन एंड MD मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर। 118वां देखते हैं, हाल ही में भारतीय सेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? जो प्रमुख हैं वो तो है जनरल मनोज पांडे, लेकिन उप प्रमुख बने हैं उपेंद्र द्विवेदी जी। हालांकि अगर सीनियरिटी के बेस पे देखा जाए तो मनोज पांडे अभी 31 मई को रिटायर होने वाले हैं, तो उसके बाद जो भारतीय सेना के चीफ हैं वो उपेंद्र द्विवेदी ही बनने वाले हैं। अनिल चौहान जो वो अभी इंडिया के CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। 119वां देखते हैं, 77वें बाफ्टा अवार्ड्स में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है ओपनहाइमर फिल्म को। 119वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और देख लेते हैं, जो सबसे बेस्ट डायरेक्टर है वो मिला है क्रिस्टोफर एडवर्ड नोलन को, और वो इसी मूवी के लिए मिला है ओपनहाइमर को डायरेक्ट करने के लिए। अगर बेस्ट एक्टर की बात करें तो मिला है सिलियन मर्फी को, और उनको भी मिला है ओपनहाइमर में ही एक्टिंग करने के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है एम्मा स्टोन को पुअर थिंग्स में एक्टिंग करने के लिए। इसके बाद देखते हैं 120वां प्रश्न, हाल ही में WHO के द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो अभी हाल ही में जो घोषित किया गया है वो किया गया है केप वर्दे को। हालांकि इसके अलावा और भी कई से देशों को किया गया ऑलरेडी। अगर अफ्रीकन कंट्रीज की बात करें तो इसके पहले मॉरिशस और अल्जीरिया को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। केप वर्दे का ही नाम है कैबो वर्दे, दोनों एक ही देश है। आइए अब देखते हैं 121वां प्रश्न, INS जटायु नेवल बेस ये कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा लक्षद्वीप में, जो कि इंडिया का ही एक आइलैंड है। आइए देखते हैं 122वां प्रश्न, जो कि आखिरी भी होगा आज के इस वीडियो का। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस A वैक्सीन का नाम क्या है? तो वो नाम है हैविस्योर, मतलब 122वां का भी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे 122 प्रश्न। आशा है आप लोगों को ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अब आप लोग प्लीज़ इस वीडियो के बारे में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए, और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कुछ सुझाव अपना बताइए, और आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।